इंडेस 36 के अंदर टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और 7 देखते हैं, जो कि हमारा रह गया था। ए लिमिटेड जो है वो परचेस करेगा एसेट 100 लाख की है 1 अप्रैल 2020 के दिन। यूजफुल लाइफ 4 साल की है, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट हमको नीचे दी गई है वैसे है। कैलकुलेट करके बताइए अमाउंट ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस, या तो उसका कोई रिवर्सल कोई भी होता है तो ऑन 31 मार्च 2021, 2022 एंड 2023 के दिन। आंसर देखते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2021 कैरिंग अमाउंट कितनी है? 100 लाख की है। डेप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे? तो 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 25 का आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट एज ऑन दी क्लोजिंग बैलेंस के अंदर कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी। रिकवरेबल अमाउंट कितनी हमको दी गई है? 60 की। कहाँ दी गई थी? तो ये हमको दिया गया था 60 रिकवरेबल अमाउंट 31 मार्च 2021 की। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से, तो हमारा कितना 15 का इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है, जिसको रिकॉग्नाइज करेंगे 31 मार्च 2021 के दिन। डेप्रिसिएशन फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर कैसे चार्ज करेंगे हम लोग? कैरिंग अमाउंट में से निकालना पड़ेगा इसको। तो अभी 60 का हम लोग 60 से हम लोग करेंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग द इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस के बाद जो बची है हमारी वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट जो 60 की है, उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एज ऑन द 31 मार्च 2022 के दिन ओपनिंग बैलेंस कैरिंग अमाउंट लाइक कितना हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल तो हो गया, इसलिए यहाँ पर 20 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 40 की कैरिंग अमाउंट आ गई। यहाँ पर कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा है रिकॉग्नाइज एज ऑन 31 मार्च 2022 के दिन क्योंकि 40 की हमारी रिकवरेबल अमाउंट है, इसलिए। एज ऑन 31 मार्च 2023 के दिन कैरिंग अमाउंट ओपनिंग बैलेंस 40 का हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? तो 40 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20 का। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट क्लोजिंग बैलेंस 20 का हो जाएगा। रिकवरेबल अमाउंट 28 की है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा आ रही है, कैरिंग अमाउंट कम आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर तो गेन हो गया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा जितना हमने इम्पेयरमेंट लॉस पहले किया था उसको। लेकिन यहाँ पर हमको पहले देखना पड़ेगा कितना तक का हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से डेप्रिसिएशन निकालेंगे 3 साल का, तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी? तो वैल्यू हमारी बचेगी 25 की। तो 25 जितना ही हम लोग रखेंगे कैरिंग अमाउंट में, मतलब रिवर्सल कितना हो जाएगा? तो 20 को 25 करना है, मतलब 5 से हम लोग 5 से हम लोग क्या करेंगे? रिवर्सल करेंगे, रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस। इसका यहाँ पर पैराग्राफ देख लेते हैं। जो रिकवरेबल अमाउंट है वो असेट्स की एक्सीड कर रही है कैरिंग अमाउंट से ऑफ द एसेट 8 लाख से। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको रिकॉग्नाइज किया, जो इम्पेयरमेंट लॉस हमने पहले रिकॉग्नाइज किया गया था उसको रिवर्सल करना पड़ेगा हमको। हाउएवर जो रिवर्सल है इम्पेयरमेंट लॉस का वो एक्सीड नहीं करना चाहिए जो भी कैरिंग अमाउंट, जो कि डिटरमाइन की जाएगी जब हम लोग नेट अमाउंट या तो डेप्रिसिएशन हैड नो इम्पेयरमेंट, मतलब इम्पेयरमेंट का कोई भी इफेक्ट देने के पहले हम लोग को देखना होगा कि कितनी आ रही है हमारी कैरिंग अमाउंट। बस इतना ही हम लोग रख सकते हैं। फॉर द असेट्स ऑफ द प्रायर पीरियड कैरिंग अमाउंट एज ऑन द 31 मार्च 2023 के अंदर कोई इम्पेयरमेंट लॉस बीइंग रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इसलिए जो इम्पेयरमेंट है वो कितना हो जाएगा? 25 का हो जाएगा। रिकॉग्नाइज वुड भी, मतलब अगर कोई इम्पेयरमेंट नहीं होता तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी? कैरिंग अमाउंट 25 की बचेगी 31 मार्च 2023 के दिन। तो कैसा है? तो 100 को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, तो कितना आ रहा था? 25 का आ रहा था डेप्रिसिएशन, और 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 75 हो जाएगा टोटल में। तो 100 को माइनस करेंगे 75 से, तो कितना बचता है? 25। तो 25 से ज़्यादा हम लोग को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग रिवर्सल कितना का करेंगे? 20 से 25 पे जाना है तो 5 का रिवर्सल होगा। तो सिर्फ हम लोग 31 मार्च 2023 के दिन इम्पेयरमेंट जो लॉस पहले हमने बुक किया था उसके अंदर से 5 का रिवर्सल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ऑन 31 मार्च 2021 XYZ लिमिटेड जो है वो फॉलोइंग एस्टिमेटेड कैश फ्लो का दिया गया हमको। वन ऑफ इट्स एसेट लोकेटेड इन द यूएसए के अंदर फॉलोइंग कैश फ्लो दे दिए गए हमको। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। पर्टिकुलर एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इंडिया के अंदर है, यूएसए के अंदर है 15% और 10% के हिसाब से दिए गए। एक्सपेक्टेड रेट आपको नीचे दिए गए वैसा है। एज ऑन द 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2024 एक्सचेंज रेट दिए गए 45, 48, 51, 55। कैलकुलेट करके बताइए वैल्यू इन द यूज़ क्या होगी 31 मार्च 2021 की। यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कैश फ्लो यूएस डॉलर के अंदर लिखेंगे 21, 22, 22, 23, 23, 24, 80, 100 और 20। और इसको डिस्काउंटिंग करेंगे किससे? यूएस डॉलर का जो डिस्काउंटिंग रेट था कितना था? 10% के हिसाब से था, उससे हम लोग करेंगे। तो हमारा कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई 1.10 करेंगे तो 0.9091, 0.826, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.73, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82.64, टोटल करेंगे तो 170.40 आ जाएगा। ये हमारा टोटल डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज आ जाएगा इन द यूएस डॉलर के अंदर। अभी इसको एक्सचेंज रेट 31 मार्च 2021 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा कितना चल रहा था? 45 का चल रहा था, आई थिंक सो 45 का था। तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? रुपीज़ के अंदर आ जाएगा, जो कि वैल्यू इन द यूज़ हो जाएगी 7668। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं इंडियाज़ 38
उसका इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स का है, तो आइडेंटिफाइबल कैसे करेंगे हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स को। अनलिमिटेड जो है वह एक्सपर्टाइज है इन कंसल्टिंग बिजनेस, कंसल्टिंग के अंदर उसकी एक्सपर्टाइज है इन द ईयर गोन, मतलब ईयर्स जो भी उसके गए हैं उसके अंदर जो कंपनी है उसने 30% मार्केट शेयर्स गेन कर लिया है सर्विस बिजनेस के अंदर। एंड इंटेंट, और वो इंटेंट करिए कि इसको वो रिकॉग्नाइज कर पाए एज एन इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पर। इवेल्यूएट करके बताइए वेदर ये जो एक्शन टेकन किया गया है कंपनी के द्वारा क्या ये जस्टिफाइबल है। तो मार्केट शेयर्स डज नॉट मीट, मार्केट शेयर्स मीट नहीं कर रहा है डेफिनेशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट एज नॉट आइडेंटिफाइबल, मतलब ये जो मार्केट शेयर्स होता है जो मीट नहीं कर पाता डेफिनेशंस ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स को, जो आइडेंटिफाइबल नहीं है का मतलब क्या होता है, नाइदर सेपरेबल, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेबल नहीं है वो, या तो वो अराइज नहीं हो रहा फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्चुअल या तो लीगल राइट से। तो इसलिए जो मार्केट शेयर्स होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशंस में नहीं आता है क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, ना ही हम लोग उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल या तो लीगल राइट जमा सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। कंट्रोल, कंपनी XYZ लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग टू इट्स स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है ऑन द वेरियस टॉपिक्स लाइक GST का है, इंड AS का एक्सेट्रा, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि कंप्लाइंस जो है एज पर द रिक्वायर्ड लॉ के हिसाब से हो जाए। डिस्कस करके बताइए वेदर क्या जो कंपनी है वो रिकॉग्नाइज करेगी इस कॉस्ट टू द स्टाफ ट्रेनिंग को एज एन इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पर क्लियरली ये होता है कि जो कंपनी ऑब्टेन करती है इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब ये बहुत ही क्लियर है कि कंपनी को अगर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम द वर्क परफॉर्म, जो भी वर्क परफॉर्म किया जाता है स्टाफ के द्वारा वो इंक्रीज़ कर देगा उसकी एफिशिएंसी को, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब इसके ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, कंट्रोल ओवर देम, बिकॉज क्योंकि जो स्टाफ है वो चूज़ कर सकता है रिज़ाइन, मतलब स्टाफ छोड़ के हमारे को जा सकता है, कंपनी को छोड़ के जा सकता है कोई भी टाइम पे, इसीलिए हैंस द कंपनी लैक द एबिलिटी, इसीलिए तो कंपनी की एबिलिटी जो है रेस्ट्रिक्ट करने की टू एक्सेस ऑफ द अदर्स ऑफ दोज बेनिफिट, मतलब जो कंपनी है उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर पाए एक्सेस किसको, अदर्स को, मतलब इन लोगों को रोक पाए दोज बेनिफिट देयरफॉर इस वजह से जो स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट है वो मीट नहीं करती है डेफिनेशंस ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। आइडेंटिफाइबल ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, प्लूटो लिमिटेड जो है वो इंटेंड कर रही है टू ओपन द न्यू रिटेल स्टोर। प्लूटो लिमिटेड एक नया रिटेल स्टोर खोलना चाहती है नई लोकेशंस पे इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर। प्लूटो लिमिटेड ने स्पेंड किया सब्सटेंशियल सम ऑन द सीरीज ऑफ द टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट ताकि वो प्रमोट कर पाए उसके न्यू स्टोर्स को, मतलब उसने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगाया है। द कंपनी ने कितना 8 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया है बिफोर 31 मार्च 2021, 7 लाख रुपए का किया है रिलेटिंग एडवर्टाइजमेंट जो कि सोन किया जाता है बिफोर 31 मार्च 2021, और 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट सोन किया जाता है अप्रैल 2021 के अंदर। सिंस जो 31 मार्च 2021 है कंपनी वहाँ पर पेड करी है, फर्दर और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लगा रही है 4 लाख रुपए की। प्लूटो लिमिटेड जो है वो उस व्यू के अंदर है कि जो कॉस्ट जो भी कैरिड आउट की जा रही है फॉरवर्ड कर देनी चाहिए उसको इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पर, सिंस जो मार्केट रिसर्च है वो इंडिकेट कर रहा है कि नया स्टोर्स जो है वो हाईली सक्सेसफुल रहेगा। मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट की एक्सपेंस किया गया है ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उसको इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पर दिखाओ। एनालाइज करके बताइए क्या ट्रीटमेंट होगी अबाउ कॉस्ट की इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 अंडर द इंडियाज 38 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट जो इंटेंजिबल एसेट होती है वो रिकॉग्नाइज की जाती है ओनली इफ़ जब वो आइडेंटिफाइबल होती है एंड उसकी जो कॉस्ट होती है वो रिलायबली मेजर होती है। क्राइटेरिया जो होता है वेरी डिफिकल्ट होता है सेटिस्फाइड करने के लिए फॉर द इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट, मतलब जो अंदर से जनरेट की गई होती है, मतलब जो कंपनी के अंदर जनरेट की गई होती है उसके अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उससे हम लोग पता नहीं लगा पाते कि क्या इंटेंजिबल एसेट्स होगी। फॉर दिस रीज़न इस वजह से जो AS 38 है जहाँ पर स्पेशली प्रोहिबिशंस लगाया गया है रिकॉग्नाइज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स का एज एन इंटेंजिबल एसेट, इसीलिए तो जो प्रोहिबिशंस है मतलब जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर्स किया जा रहा है उसके अंदर क्या लगाया गया है, प्रोहिबिशंस लगाया गया है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। द इशू है कैसे आप सक्सेसफुली स्टोर करोगे इज़ लाइकली टू बी डज नॉट अफेक्ट इज प्रोहिबिशंस, जो इश्यू है कि कैसे आप सक्सेसफुली स्टोर्स करोगे वो लाइकली है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा प्रोहिबिशंस को। देयरफॉर सच कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है ये रिकॉग्नाइज की जाएगी एज एन एक्सपेंस, हाउएवर जो कॉस्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑन द अक्रूवल बेसिस के ऊपर। देयरफॉर इस वजह से जो एडवर्टाइजमेंट पेड की गई है बिफोर 31 मार्च 2021, मतलब जो 7 लाख रुपए की है उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा एज एन एक्सपेंस, एंड जो 1 लाख रुपए की है जो कि प्री पेमेंट किया गया इन द ईयर एंड 31 मार्च 2021, तो जो
कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट अमाउंटिंग 4 लाख रुपए की पेड की गई है सिंस 31 मार्च 2021, तो उसको चार्ज किया जाएगा एज एन एक्सपेंस इन द ईयर एंड 31 मार्च 2022। मतलब कि बोल रहा है कि जो 7 लाख रुपए की है उसको तो हम लोग एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे 31 मार्च 2021 के पहले जो की गई थी उसको, और जो 1 लाख रुपए की है उसको हम लोग एज एन एडवांस के तौर पर प्री पेमेंट के तौर पर हम लोग ट्रीट करेंगे 31 मार्च 2021 के दिन। और जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4 लाख रुपए का किया गया है 31 मार्च 2021 सिंस, तो उसको हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करेंगे ईयर इन द 31 मार्च 2022 के दिन। अभी इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, सेपरेट एक्विजिशन देख गया है। वीनस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर कर रही है सॉफ्टवेयर फॉर इज इंटरनल यूज़ कॉस्टिंग 10 लाख रुपए का है। जो पेबल है सॉफ्टवेयर का वो 6 लाख रुपए का इमीडिएटली कर दिया है, और जो 4 लाख रुपए का वो 1 साल के बाद किया जा रहा है। जो अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए गए उसके अंदर परचेस टैक्स है, एंट्री टैक्स है 10% का, जो कि रिकवरेबल लेटर है टैक्स डिपार्टमेंट के पास से, मतलब ये इसका हमको क्रेडिट मिल जाएगा। लीगल फीस जो है वो 87,000 की है। कंसल्टेंसी फीस इंप्लीमेंटेशन 1,20,000 की। कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो दे दी गई है वो 10 टका के हिसाब से है। कैलकुलेट करके बताइए कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इनिशियल रिकॉग्निशन यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट के हिसाब से। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ के अंदर कैश पेड 6 लाख रुपीज़ का, डेफर पेमेंट 4 लाख को डिवाइड करेंगे 1.1 से। क्यों 1.1 से? क्योंकि 1 साल के बाद है तो हमको पीवी करके निकालना पड़ेगा, तो 363,636 आएगा। ये 1.1 क्यों किया? क्योंकि 10% का कॉस्ट ऑफ द कैपिटल लग रहा है इसलिए। परचेस टैक्स कितना है? 1 लाख रुपये का है। एंट्री टैक्स जो है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो रिफंडेबल है, इसलिए लीगल फीस कितनी है? 87,000 की। कंसल्टेंसी फीस और इम्प्लीमेंटेशन 1,20,000 की है। टोटल करेंगे तो 12,70,636 का हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल आ जाएगा। यानी कि टोटल कॉस्ट जिसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स बनाएंगे इतने की। बिजनेस कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। 31 मार्च 2021 अर्थ लिमिटेड जो है वो पेड करिए 50 लाख रुपये फॉर 100% ऑफ द इंटरेस्ट इन द सन लिमिटेड इंडिया के अंदर। एट दैट डेट, उस तारीख पे जो सन लिमिटेड है उसकी नेट एसेट फेयर वैल्यू की दे दी गई है 30 लाख रुपए की दी, मतलब हमने 50 दिए, 30 की उसकी नेट एसेट थी। इन एडिशन सन लिमिटेड जो है वो हेल्ड कर रही है फॉलोइंग राइट्स, ट्रेडमार्क, नेम, ग्रांड। वैल्यू उसकी है कितनी? 1,80,000 की है। डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक के हिसाब से ही हमको ये वैल्यू आई है। सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट जो है टू द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम विच एस्टिमेटेड किया जा रहा है कितना? 1,50,000 पर एनम के हिसाब से होगा फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर का है। 10% हमको कंसिडर करके चलना है कि डिस्काउंट रेट होगा, और 6 सालों का डिस्काउंट रेट हमारा 10% एन्युटी फैक्टर्स के हिसाब से दे दिया गया। 4.36 मतलब क्यूमुलेटिव दिया गया है इसका। तो कैलकुलेट करके बताइए गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन। सॉल्यूशन देखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ के अंदर आएगी। परचेस कंसिडरेशन जो है 50 लाख का, उसमें से नेट एक्विजिशन कितना? 30 लाख की है। ट्रेडमार्क कितना का है? 1,80 का है, यहाँ पर डिस्काउंटेड वाला ही है तो 1,80 लिखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन राइट कितने की है? 1,50,000 की है, जो कि हर साल होने वाली है, 6 सालों तक होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग क्यूमुलेटिव भी कर देंगे तो 4.36 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको पीवी तक लगाना है, इसलिए तो 6,54,000 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 38,34,000 आ जाएगा। और गुडविल कितना आ जाएगा? तो 50 का हमने पेमेंट किया, कंसिडरेशन दिया, जिसके बदले में हमको 38,34 मिली, तो हमने कितना ज़्यादा दिया? 11,66,000। तो ये हमारा गुडविल हो गया ऑन द एक्विजिशन। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं, एक्सचेंज ऑन द एसेट। सन लिमिटेड जो है वो एक्वायर करिए सॉफ्टवेयर फ्रॉम द अर्थ लिमिटेड, एक्सचेंज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंसेज। जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है वो कैरिड आउट किया जा रहा है 5 लाख रुपीज़ का इन द बुक्स ऑफ द सन लिमिटेड। जो सॉफ्टवेयर है वो कैरिड आउट किया जा रहा है 10,000 इन द बुक्स ऑफ द अर्थ लिमिटेड विच इज़ नॉट द फेयर वैल्यू। पास करके बताइए हमको फॉलोइंग सिचुएशंस के अंदर बुक्स ऑफ द सन लिमिटेड एंड अर्थ लिमिटेड के अंदर अगर फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर 5,20,000 होती है एंड फेयर वैल्यू ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो होती है वो 5 लाख रुपए की होती है। सेकंड के अंदर अगर फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर मेजरेबल नहीं है, हाउएवर लेकिन तो सिमिलर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है वो ट्रांजेक्ट किया गया है बाय द अनदर कंपनी, वो कितना? 4,90,000 का। नैदर जो फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर नॉट द टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है वो रिलायबली मेजर किया गया है। सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर। सिचुएशन 1, 2 और 3 सन लिमिटेड एंड अर्थ लिमिटेड की बुक्स देखते हैं हम लोग। तो सन लिमिटेड के अंदर क्या हो रहा है? तो सन लिमिटेड ने क्या किया है? सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड किया है, तो एसेट आई है हमारी, तो डेबिट करेंगे सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट। टू क्या हमने दिया है? टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस दिया था, टू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। अभी यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग को फेयर वैल्यू के हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो कैरिड आउट किया था वो कितना था? 5 लाख रुपए का था इन द बुक्स ऑफ द सन लिमिटेड। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर कितनी थी? 5 की थी। तो हमको तो जो चीज़ आ रही है उसकी देखनी होती है? नहीं, हमको उसकी नहीं देखनी होती है। हमको फेयर वैल्यू किसकी देखनी होती है? जो चीज़ हम दे रहे हैं उसकी देखनी होती है। तो हम लोग क्या दे रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे रहे हैं, तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी दी गई है? पॉइंट नंबर 1 के अंदर 5 लाख दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड किस पे करेंगे? सॉफ्टवेयर को 5 लाख पे करेंगे। तो 500 और रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है। तो सॉफ्टवेयर 500 टू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 500, प्रॉफिट कुछ भी हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सन लिमिटेड के अंदर ही देखते हैं।
इसके अंदर क्या आएगा, तो सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि सॉफ्टवेयर आ रहा है। उसके बाद 2 टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। अब यहाँ सेकंड के अंदर क्या था, तो फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है वो मेजरेबल नहीं है, लेकिन सिमिलर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो है उसको ट्रेस्ट किया जा रहा है बाय द अनदर कंपनी, मतलब अनदर कंपनी के अंदर जो सिमिलर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है उसकी वैल्यू बताई जा रही है कि 4,90,000 होगी। तो यहाँ पर हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो 490 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो आ रहा है वो 490 पे होगा। और टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस हमारे बुक्स के अंदर कितना था, कैरिंग अमाउंट पर 500 पे था, तो यहाँ पर 500 पे हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, और सॉफ्टवेयर 490 पे लिखेंगे। और लॉस ऑन दी एक्सचेंज कितना हो जाएगा हमारा, 10 का हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी जो है वो फर्स्ट रिकॉग्नाइज करेगी इम्पेयरमेंट लॉस, एंड उसके बाद रिकॉर्ड की जाएगी एंट्री को, जो इफेक्ट्स होगी सेम इम्पेयरमेंट लॉस की, उसको भी हमको चार्ज करना पड़ेगा टोटल स्टेटमेंट ऑफ दी इनकम के अंदर। थर्ड देखते हैं, थर्ड के अंदर क्या था, फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर की भी नहीं पता है और टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की भी रिलायबली नहीं पता है हमको। तो अब इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो वही करेंगे, सॉफ्टवेयर आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जा रहा है, तो यहाँ पर हमको दोनों की फेयर वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कैरिंग वैल्यू है उसके ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कितना है, 500 हज़ार है, तो यहाँ पर उसी के ऊपर करेंगे तो 500 आ जाएगा। अर्थ लिमिटेड के बुक्स के अंदर क्या होगा, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो है वो अर्थ लिमिटेड के अंदर आ रहा है, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस को डेबिट करेंगे, टू सॉफ्टवेयर जा रहा है तो सॉफ्टवेयर को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और प्रॉफिट ऑन द एक्सचेंज भी देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखना होता है कि जो हम असेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या असेट दे रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 520 निकल के आ रही है। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 520 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 520, और सॉफ्टवेयर हमारा कितना था, तो हमारे बुक्स के अंदर जो पहले पैराग्राफ में लिखा गया था सॉफ्टवेयर की कैरिंग अमाउंट 10,000 थी, तो वो 10,000 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, तो हमारा प्रॉफिट ऑन द एक्सचेंज कितना होगा, 510 हो जाएगा। अभी सेकंड के अंदर देखते हैं, सेकंड केस में क्या था, तो फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर मेजरेबल नहीं है, लेकिन सिमिलर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का जो ट्रांजेक्शन है बाय द अनदर कंपनी वो 490 का है। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस डेबिट करेंगे 490 से, तो सॉफ्टवेयर कितने का है हमारा, 10 का है कैरिंग अमाउंट से, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 480 का हो जाएगा, तो प्रॉफिट ऑन द एक्सचेंज। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर थर्ड के अंदर, जहाँ पर कोई फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर या तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की रिलायबल मेजर नहीं कर सकते, वहाँ पर कितने पे करेंगे, तो जो कैरिंग अमाउंट होती है उस पर करेंगे, तो 10 पे आ जाएगी। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं, वेनस लिमिटेड प्रिपेयर कर रही है उसके अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 एंड अनश्योर है वो कैसे ट्रीट करेगी फॉलोइंग आइटम्स को। कंपनी कंप्लीट कर रही है उसका बिग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स कॉस्टिंग ₹2,40,000। कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर जो है उसका पास अथॉरिटी थी, ऑथोराइज किया गया था उसको कैंपेन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट वुड क्रिएट, और उसके बेसिस के ऊपर उसने 5 लाख का एडिशनल प्रॉफिट क्रिएट करके बताया ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर। अ न्यू सेकंड के अंदर देखते हैं, अ न्यू प्रोडक्ट डेवलप ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर हमको क्या करके बताना है, अमाउंट बतानी है जो कि अपीयर्ड होगी इन दी असेट्स इन द वीनस लिमिटेड बैलेंस शीट के अंदर 31 मार्च 2022 के अंदर। तो पहले देख लेते हैं, कंपनी ने जो कंप्लीट किया है बिग मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन 2,40,000 का किया है, और उससे वो 5 लाख का रेवेन्यू लेके आई है, प्रॉफिट लेके आई है, एडिशन प्रॉफिट हो रहेगा तो ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगी 31 मार्च 2022 की, तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो किया है तो कोई भी असेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, बिकॉज ये कोई पॉसिबल नहीं था आइडेंटिफाइड करना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होगा वो आइडेंटिफाइबल नहीं था। तो दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू ओनली द कैंपेन, मतलब कैंपेन से कितना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा वो आइडेंटिफाइबल नहीं था। ऑल द एक्सपेंडिचर शुड बी एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए जो ये एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का जो कैंपेन चला के जो भी एक्सपेंडिचर किया है इसको सबको हमको किसके अंदर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सेकंड के अंदर देखते हैं, अ न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंडिचर एग्रीगेटेड 1,50,000 का किया गया था, जहाँ पर 1 लाख रुपये का जो था वो इनकर्ड किया गया था प्रायर टू 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 के पहले 1 लाख का एक्सपेंडिचर किया गया था, और ये वही डेट थी, मतलब ये 30 सितंबर 2021 वही डेट थी जब क्लियरली हमको पता चल गया कि टेक्निकली वायबल है, मतलब रिसर्च फेज सब खत्म हो गया और उसके बाद से अब डेवलपमेंट फेज़ आ चुका है। 30 सितंबर के पहले वाला जो फेज़ था वो रिसर्च था, और उसके बाद का जो है वो डेवलपमेंट फेज़ आ चुका है। तो जो न्यू प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया गया है इन द नेक्स्ट 4 मंथ, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर, और उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो एस्टिमेट की जा रही है वो 70,000 की है। तो जो न्यू प्रोडक्ट जो है जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर किया गया था उसको स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर वैल्यूट करना पड़ेगा 50,000 से। कैसे हम लोग ये कर रहे हैं, तो 1,50,000 का था, उसमें से 1 लाख प्रायर था, तो रिसर्च का था, तो रिसर्च को तो हमको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो डेवलपमेंट का होता है वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस मतलब बैलेंस शीट के अंदर कैपिटलाइजेशन कितने का होगा, 50,000 का होगा। जो एक्सपेंडिचर प्रायर टू द डेट ऑन विच द प्रोडक्ट बिकम टेक्निकली फीजिबल इज रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस, और जो
एक्सपेंडिचर प्रायर टू द डेट किया गया था, मतलब जो 1 लाख था वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड देखते हैं, स्टाफ पार्टिसिपेट कर रहा है इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसकी कॉस्ट ऑफ द कंपनी 3 लाख रुपये की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि किया जा रहा है प्रेजेंटेशन करने के लिए टू द डायरेक्टर ऑफ द बैक्टर आउटलाइनिंग जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बना के देगा हमको बिजनेस ओवर द 12 मंथ, कितना 5 लाख रुपये का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करके दिया जा रहा है, तो वो कोई इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्टाफ जो है वो अंडर कंट्रोल में नहीं है वीनस लिमिटेड के, एंड जो स्टाफ होता है वो छोड़ के भी जा सकता है बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग्स, मतलब अगर स्टाफ छोड़ के चले जाएगा तो जो भी हमने उसको ट्रेनिंग दी है उसका बेनिफिट तो हमारे को कोई काम में नहीं आएगा। वॉट एवर दे मे बी, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो द लीव, मतलब स्टाफ छोड़ के भी जा सकता है, इसके लिए हम लोग इसको इंटेंजिबल एसेट्स कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, डेवलपमेंट फेज एक्सपेंडिचर ऑन द न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस 21-22 का, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर का 2700, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का 900, टोटल में 3600 जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मीट कर रहा है इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑन द 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 के दिन जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया होता है रिकॉग्नाइज करने का इंटेंजिबल एसेट वो मीट हो गया, मतलब उसके पहले के जो खर्चे होंगे वो क्या होंगे हमारे लिए, रिसर्च फेज के होंगे, उसको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बुक करना पड़ेगा, और उसके बाद का जो होगा उसको हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिकवरेबल अमाउंट हमको दे दी गई है 1000 की है। एक्सपेंडिचर इनकट ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 6000 की दे दी गई है। एसेट ब्रॉट की गई है टू द यूज 31 मार्च 2023 के दिन, एंड एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ उसकी 6 साल की है। जो कैरिंग अमाउंट है ऑफ द इंटेंजिबल एसेट 31 मार्च 2022 की, 31 मार्च 2023 की, वो क्या होगी हमको बतानी है, और डिटरमाइन करके बताइए चार्जेबल प्रॉफिट ऑफ द लॉस 21-22 का क्या होगा। एट 31 मार्च 2024 के दिन अमाउंट एस्टिमेटेड रिकवरेबल अमाउंट है फ्रॉम द प्रोसेस वो कितनी है, 5000 की है। डिटरमाइन करके बताइए जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट 31 मार्च 2024 का क्या होगा, एंड चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23-24 का क्या होगा ऑन द अकाउंट ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सपेंडिचर टू के ट्रांसफर किया गया टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21-22 का देखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर किया गया था 3600 का, जिसमें से लेस करेंगे जो एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट फेज का था वो कितना था, 900 का था। तो एक्सपेंडिचर जो कि हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में वो कितना होगा, 2700 का होगा, ये जो हमने बताया उसके हिसाब से। कैरिंग अमाउंट जो है इंटेंजिबल एसेट की 31 मार्च 2022 की वो कितनी है, तो एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज उसको हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, वो कितना है, 900 का। जो रिकवरेबल अमाउंट है वो हायर आ रही है, हैंस कोई इंपेयरमेंट नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया था ना कितना था, ये जो भी एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट फेज के अंदर था वो कितना था, 900 का था। तो उसको हमको क्या करके चलना पड़ेगा, कैपिटलाइज करके चलना पड़ेगा। ये था 31 मार्च 2022 के अंदर। उसके बाद जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट 31 मार्च 2023 के अंदर देखेंगे हम लोग, तो कैरिंग अमाउंट इंटेंजिबल एसेट्स की 31 मार्च 2022 के अंदर कितनी थी, तो वो थी 900 की। उसके अंदर ऐड करेंगे जो कि फर्दर एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट फेज के अंदर किया गया वो कितना किया गया, तो 6000 का किया गया। तो उसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट फेज का कितना हो गया, 6900 हो गया। एक्सपेंडिचर चार्ज जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 23-24 के अंदर करेंगे वो कितना होगा, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इंटेंजिबल एसेट 6900 लेस करेंगे, अमोर्टाइजेशन कितना लगेगा, तो 6900 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6 साल की लाइफ थी इसकी यूजफुल लाइफ, तो डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 1150 आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट 5750 आ गया। इसमें से लेस करेंगे रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, तो 5000 की है जो कि हमको दी गई थी। तो 5000 निकालेंगे तो कितना आ गया, 750 का आ गया। ये क्या हो गया, अमाउंट चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो आप इसको बोल सकते हो इम्पेयरमेंट लॉस। जो कैरिंग अमाउंट होगी इंटेंजिबल एसेट 31 मार्च 2024 की वो कितनी होगी, तो वैल्यू इंटेंजिबल एसेट्स की जो कि रिकवरेबल अमाउंट है वो कितनी है, 5000 की। तो 5000 पे ही हम लोग इसको दिखाएंगे। उसके बाद देखेंगे इलस्ट्रेशन 9 रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से सेटल लिमिटेड जो है वो एक्वायर कर रही है इंटेंजिबल एसेट 31 मार्च 2021 की 1 लाख रुपये के अंदर। जो एसेट्स है उसको रिवैल्यूट किया जा रहा है 1,20,000 के अंदर एट 31 मार्च 2022 एंड 85,000 31 मार्च 2023 के दिन। जुपिटर लिमिटेड है वो एक्वायर कर रही है इंटेंजिबल एसेट 31 मार्च 2021 के दिन फॉर 1 लाख रुपये, एंड एसेट जो है उसको रिवैल्यूट किया जा रहा है 85,000 के दिन ऑन 31 मार्च 2022 एंड 1,05,000 के दिन 31 मार्च 2023 के दिन। दोनों कंपनीज जो है ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च के दिन पे ईयर एंड कर रही है दोनों कंपनी, एंड दे बोथ यूज़ द रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करती है। रिकमेंड करके बताइए ईच ट्रांजेक्शंस को कैसे डील किया जाएगा विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड डिस्कस करके बताइए ट्रीटमेंट क्या होगी रिवैल्यूएशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स की। इग्नोर करिए कंपटीशंस ऑफ द अमोर्टाइजेशंस, अगर कोई होता है तो मतलब कोई भी अमोर्टाइजेशंस होता है तो उसको हमको इग्नोर करते हुए चलना है। देन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेने के लिए इसको हमको अभी इग्नोर करके हुए चलना है। तो सेटन लिमिटेड के अंदर क्या होगा, तो 20,000 का जो रिवैल्यूएशन इंक्रीज हो रहा है कैसे हो रहा है, तो 1 लाख का था उसको रिवैल्यूएट करने पे करना है 1,20 पे करना है। तो 20 का क्या हो गया हमारा रिवैल्यूएशन इंक्रीज हो गया, इसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के अंदर, एंड जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन दी OCI के अंदर, मतलब ये जो गेन होगा उसको OCI के अंदर लगाना पड़ेगा। 20,000 का जो रिवैल्यूएशन का डिक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, अभी 85 हो गया
31 मार्च 2023 के अंदर क्या हो गया 85 हो गया। तो हमको पहले जो हमने 20 बढ़ाया था, मतलब एक पीस किया था, अब उसमें से हमको डिक्रीज़ भी करना पड़ेगा। तो डिक्रीज़ कितना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो उतना हमने डेबिट किया था रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के अंदर, उतना तो हमको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब ये जो 20,000 हमने किया था उसको तो डिक्रीज़ करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद का मतलब हमको 85 पे पहुँचना है। तो अभी 1 लाख पे पहुँच गए, अभी और कितना डिक्रीज़ करना होगा, 15 का डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग 15 है उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे हम लोग कैसे, एज एन एक्सपेंस के तौर पर हम लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। सेकंड के अंदर देखते हैं, जुपिटर लिमिटेड के अंदर जो 15,000 का रिवैल्यूएशन है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा ऑन द 31 मार्च 2022, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था 1 लाख की वैल्यू कितनी हो रही थी 85 की हो रही थी। इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन के अंदर डिक्रीज़ मारेंगे कितना 15,000 का, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग एज एन जो रिवैल्यूएशन की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में नहीं आएगा ये जो रिवैल्यूएशन की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है वो उसको हम लोग को एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड जो 15,000 है आउट ऑफ द 20,000, अब ये 15,000 कैसे आ रहा है, तो अब 85 की वैल्यू कितनी हो गई 1,05,000 हो गई 31 मार्च 2023 के दिन। तो जो हमने इंक्रीज़ होगा वो कितने का होगा, तो 20 का होगा। तो उस 20 के अंदर से जो 15 होगा वो इंक्रीज़ किसके अंदर जाएगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमको इनकम के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने पहले इसको डिक्रीज़ किया था जब, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाला था। तो अभी उसके अंदर से हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 से, तो हम 15 से इंक्रीज़ कर देंगे, और बाकी का जो रिमेनिंग 5 होगा उसको हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के अंदर, एंड उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ओसीआई के अंदर। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो अबाव अमाउंट है डिफरेंस अमोर्टाइजेशन का अगर कोई होता है तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर उसको हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही क्वेश्चन ने बोल दिया था इसलिए। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं, एक्स लिमिटेड एंगेज कर रहा है इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स एंटर इनटू द टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंपनी वाई लिमिटेड। एज द रिजल्ट वाई लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड कर रही है हमको टेक्निकल नो हाउ एनेबल कर रही है एक्स लिमिटेड को मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्टिलाइजेशन मोर इफेक्टिव वे के अंदर। एक्स लिमिटेड पेड कर रही है उसके लिए कितना 10 करोड़ टेक्निकल नो हाउ के लिए फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर। एक्स लिमिटेड ने एस्टिमेट किया है कि प्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन ऐसे होगा, हमारा नीचे दिए गए ईयर 1 से लेकर 5 तक का दिया गया इन मैट्रिक्स टन्स के अंदर दिया गया है। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 अचीवेबल टारगेट्स अचीव कर लिए गए हैं उसके प्रोडक्शन के टारगेट को, मतलब ये जो 50,000 था ये अचीव हो गया है। एट द सेकंड ईयर के एंड पे 65,000 मेट्रिक टन्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स विल वॉज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। मतलब हमने 70 का टारगेट लगाया था लेकिन 65 हो पाया मैन्युफैक्चर। एंड एक्स लिमिटेड ने कंसिडर किया कि अब उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सेकंड ईयर एंड पर उसने ये बोला कि हमको रिवाइज करनी पड़ेगी हमारे एस्टिमेट्स को फ्रॉम द नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। तो रिवाइज फिगर्स हमको दी गई 85, मतलब जो 1 लाख था उसको उसने क्या कर दिया 85 कर दिया, जो 1,20,000 था उसको 1,05,000 कर दिया, और 1,10,000 था उसको 1,15,000 मेट्रिक टन्स कर दिया फॉर द 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। इसके लिए एडवाइस करके बताया कैसे एक्स लिमिटेड अमोटाइज करेगी टेक्निकल नो हाउ फीस को एज पर द इंडिया 38 के हिसाब से। तो बेस्ड ऑन द अबाउट डेटा हमको ये सूटेबल है कि एक्स लिमिटेड जो है वो यूज़ करेगा यूनिट प्रोडक्शन मेथड फॉर द अमोटाइजेशन ऑफ द टेक्निकल नो हाउ, मतलब यूनिट प्रोडक्शन मेथड के जरिए हम लोग अमोटाइज करेंगे टेक्निकल नो हाउ को। जो टोटल एस्टिमेटेड यूनिट प्रोड्यूस्ड है वो कितना है 4,50,000 मेट्रिक टन्स है। ये 4,50,000 मेट्रिक टन्स हमारा कैसा आ रहा था, तो ये जो भी था 50 था प्लस 70 था प्लस 1 लाख था प्लस 1,20,000 था प्लस 1,10,000 करोगे तो 4,50,000 मेट्रिक टन्स आ जाएगा हमारा। जो टेक्निकल नो हाउ है उसको अमोटाइज कौन से बेसिस के ऊपर करना पड़ेगा, रेशियो के बेसिस के ऊपर, जो कि ईयरली प्रोडक्शन टू द टोटल प्रोडक्शन होगा उसके बेसिस के ऊपर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर कैसे चार्ज करेंगे हम लोग, तो 50,000 बना 4,50,000 में से, और कितने के ऊपर हमको देखना है, ये 10 लाख के ऊपर हमको अमोटाइज करना है, 10 करोड़ के ऊपर अमोटाइज करना है। तो हमारा कितना आ जाएगा अमोटाइजेशन का 1,11,11,11 आ जाएगा एट द सेकंड ईयर के अंदर। हम लोग अब देख रहे हैं तो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग एस्टिमेट को। तो टोटल नंबर्स ऑफ द यूनिट्स जो कि प्रोड्यूस है इन द फर्दर वो कितना हो रहा है 3,70,000 हो रहा है। कैसे 3,70,000 हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 65, 85, 1,05,000 और 1,15,000 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,70,000 हो जाएगा। यहाँ पर ये मैट्रिक टन्स हमारा आ गया, ये रिवाइज हो गया हमारा। तो अमोटाइजेशन फॉर द सेकंड ईयर कैसे निकालेंगे हम लोग, 65 को डिवाइड करेंगे 370 से, और ये जो 10 लाख था उसमें से 10 करोड़ था सॉरी, उसमें से अमोटाइजेशन हमने कितना कर दिया था 1,11,11,11,111। तो इसको लेस करते हुए हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 65,000 को डिवाइड करेंगे 3,70,000 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो अमाउंट आएगी माइनस करने के बाद उससे, तो 1,56,000 का हमारा सेकंड ईयर का अमोटाइजेशन निकल के आ जाएगा। और अब रिमेनिंग ईयर्स का देखेंगे हम लोग, तो एस्टिमेशंस अगेंस्ट रिवाइज कर दिया गया था, कितना हो गया था 85, 1,05,000 और 1,15,000 को डिवाइड करेंगे 370 से, और इसमें से जो पहले फर्स्ट ईयर का अमोटाइजेशन निकला था उसको निकालेंगे 10 करोड़ में से 1,11,11,111 को निकालेंगे, तो हमारा
हमारा जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2,04,20,420 आ जाएगा। वैसे ही 4th ईयर और 5th ईयर का भी आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। एक्स लिमिटेड परचेस करी है पेटेंट राइट ऑन द 1 अप्रैल 2021 फॉर 3 लाख रुपीज़ की। जो लीगल लाइफ है वो 15 साल की है, लेकिन ड्यू टू द कम्पिटिटिव नेचर्स ऑफ द प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रहा है यूजफुल लाइफ ओनली 5 साल की रहेगी। जो स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन से उसको डिटरमाइन किया जा रहा है बाय द मैनेजमेंट टू द बेस्ट मेथड के हिसाब से एज ऑन द 1 अप्रैल 2022 के दिन मैनेजमेंट जो है वो अनसर्टेन है कि प्रोसेस जो है वो एक्चुअली इकोनॉमिक फिजिबली है या नहीं है। मतलब मैनेजमेंट को अभी पता नहीं है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। एंड डिसाइड कर रहा है वो कि रिटर्न डाउन करना है इट्स पेटेंट को टू द एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ 1,50,000 एंड डिसाइड कर रहा है अमोर्टाइजेशन 2 साल का होगा एट 1 अप्रैल 2023 के दिन। परफेक्टेड किया जा रहा है कि जो रिलेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो असेट्स है, वो अप्रेज्ड किया जाएगा वैल्यू के 3 लाख रुपए से। फर्दर मोर जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो बिलीव की जा रही है कि 4 मोर साल तक की होगी। डिटरमाइन करके बताइए क्या होगी वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल असेट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2022 ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है, तो 3 की है। उसमें से हम लोग लेस करेंगे अमोर्टाइजेशन कितने का बोला है, 5 साल का यूजफुल लाइफ का बोला है। लीगल लाइफ हमको यहाँ पर 15 की दी है, लेकिन लीगल लाइफ को देखने की ज़रूरत नहीं होती है हमको, तो यूजफुल लाइफ मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट की है वही देखने की होती है। तो यहाँ पर कितनी है, 5 है, तो 5 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई तो 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60,000 का आ गया अमोर्टाइजेशन। निकालेंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी 2,40,000 की। वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023 की क्या होगी, तो 1 अप्रैल 2022 की जो इम्पेयरमेंट जो रिकॉर्ड किया जा रहा है बाय द रिटर्न डाउन असेट्स वो एस्टिमेटेड किया जा रहा है कितनी होगी, तो 1,50,000। मतलब 1,50,000 हमको दिया गया था, क्या था, मार्केट वैल्यू दी गई थी 1,50,000 की। और अमोर्टाइजेशन अब 2 साल का ही होगा तो 1,50,000 यहाँ पर अमोर्टाइजेशन है। तो जो नेसेसिटी है मतलब कितनी हो गई, 2,40 की कितनी वैल्यू हो गई, 1,50 हो गई। तो यहाँ पर हमारा 90 से क्या हो गया, इम्पेयरमेंट का लॉस हो गया जो कि चार्ज किया जाएगा टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कैरिंग वैल्यू है 2,40 में से फेयर वैल्यू 1,50 माइनस किया तो ये आ रहा है 90 का इम्पेयरमेंट लॉस। अमोर्टाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, वो कितने का निकलेगा, 75,000 का, क्योंकि अभी हमारी 2 साल की वैल्यू हो गई, यूजफुल लाइफ हो गई सॉरी। तो 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 75,000 का हमारा अमोर्टाइजेशन निकल जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1,50 में से 75 निकालेंगे तो अभी 75 बचेगी हमारी। तो वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2024 की देखेंगे तो 1 अप्रैल 2023 की कैरिंग वैल्यू कितनी थी, पेटेंट्स की 75 थी, उसमें से रिवाइज अमाउंट कितनी कर दी गई हमने, 3 लाख रुपए की कर दी। नाउ अप्रेज कर दिया गया, यहाँ पर लिखा था ना कि एसेट को नाउ अप्रेज कर दिया गया, वैल्यू 3 लाख की, तो 3 लाख की हो गई। तो आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन गेन जो है वो कितना था, रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 2,25,000 कैसे आ रहा है, तो ये 3 लाख जो है इसमें से माइनस करेंगे 75 तो कितना आ रहा है, 2,25,000 का रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, जिसमें से 90,000 तो हमने चार्ज किया था किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। एंड जो बैलेंस अमाउंट था 1,35,000, मतलब ये जो 90,000 था जो हमने पहले चार्ज किया था तो उसको भी हमको रिवर्सल करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग रिवर्सल कर देंगे। और ये जो 1,35,000 था उसको हम उसका क्या करेंगे हम लोग, ये 1,35,000 कैसे है, 225 में से 90 माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको चार्ज कर देंगे टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के अंदर। अमोर्टाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, वो कितना है 75,000। अभी क्यों 75,000 हो गया, क्योंकि हमने 3 लाख कर दी, अब 3 लाख को 4 मोर ईयर तक की हमारी यूजफुल लाइफ रहने वाली है, एस्टिमेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 75,000 का हमारा अमोर्टाइजेशन प्रोवाइड होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। और नेट वैल्यू कितनी बचेगी, तो 3 लाख में से 75 माइनस करेंगे तो 2,25,000। सिमिलरली जो वैल्यू एज ऑन द 31 मार्च 2025, 26, 27 कितनी होगी, 2,25,000 को माइनस करेंगे 75,000 से तो 1,50,000। ये हम क्या कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन सिर्फ माइनस करते हुए जा रहा है। तो 150 को माइनस करेंगे 75 तो 75 बचेगा, और लास्ट के अंदर 31 मार्च 2027 के दिन 75 माइनस का 75 नील हो जाएगा।